हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी प्रकार से चल रही होगी। तो चलिए, वीडियो लंबा हो जाता है, हम डायरेक्ट आपको लेकर के चलते हैं यह विषय पर। आज भी है आपका इतिहास का, जो हमारे अतीत वर्ग 8वें क्लास में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 2 है, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इसमें हमने पहले भी 2-3 दिन पहले भी आपको वीडियो बना करके दिया था। तो चलिए, आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन वीडियो जो आप देखते हैं और आप अपने मित्रों तक ज्यादा से ज्यादा इसको पहुंचाइए, ताकि आपके मित्र भी लाभान्वित हो। ये जो आपके बीच में जो हम प्रश्न ला रहे हैं, ये केवल मतलब कि 7वें 8वें और 9th 10th के लिए ही नहीं है। ये हर कंपटीशन के लिए उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना आपको लिए है। तो चलिए, हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। हड़प नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया पहला राज्य कौन सा था। आपको पिछले वाला वीडियो में हमने हड़प नीति के बारे में समझाया था, तो उसको देख लीजिएगा। तो हड़प नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया पहला जो राज्य था वो कौन था। तो इसमें ऑप्शन है, ए में नागपुर, बी में संबलपुर, सी में सतारा और डी में झांसी। तो आपको ये पता है, सतारा का नाम भी हमने उसमें लिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सतारा। तो हड़प नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में सबसे पहले अगर मिलाया गया पहला राज्य था तो वो था सतारा। हुआ ये था कि हड़प नीति में ऐसे ही मतलब कि सारा चीज नियम ही बनाया गया था कि किसी न किसी प्रकार से ऐसा करो कि इनका जो भी रियासत है, जो भी राज्य हैं, जो बटे हुए हैं भारत में अलग अलग हिस्सों में, उनको अंग्रेज जो है अपने साम्राज्य में मिला दें। तो हड़प नीति में क्या कहा गया था कि देखो भाई, राजगद्दी तो तुम्हारी है, राजा तो तुम हो, लेकिन अगर तुम मर गए और तुम्हारा कोई अपना बाल बच्चा नहीं है, अपना बाल बच्चा का मतलब बेटी से मतलब नहीं था, उसको था कि आपका पुत्र होना चाहिए। अगर पुत्र नहीं है, अगर आप मर गए, तो आपका राज्य जो है स्वतः कहां चला जाएगा, आपका राज्य चला जाएगा स्वतः अंग्रेजों के पास में। इसके किंतु परंतु नहीं है कि भाई नियम नहीं है तो यह नहीं है, ये सब मानने वाला कोई नहीं था। उसका हड़प नीति में ऐसे ही बनावले गया था योजना कि सीधा आपका हम राज्यों को हड़प लेंगे। सो सतारा भेंट चढ़ गया अंग्रेजों का सबसे पहला बार में, क्योंकि यहाँ के जो राजा थे 1848 ईस्वी में उनका नाम था राजा प्रताप सिंह। तो राजा प्रताप सिंह की मृत्यु हो जाती है और उनका कोई भी अपना पुत्र नहीं था, इसलिए उनके राज्य को अंग्रेजों ने पहले बार में सतारा को अपने राज्य में मिला लिया। आपको पहले भी वीडियो में बताए थे कि अगर दत्तक पुत्र भी, जैसे मानते हैं कोई गोद ले लेता है ना कि चलो भाई हमारा कोई बाल बच्चा नहीं है तो हम गोद ले लेते हैं, तो उस परिस्थिति में भी अंग्रेजों ने हड़प नीति में नियम बनाया कि नहीं, आपका अपना होना चाहिए पुत्र, किसी को आपने गोद लिया उसको भी नहीं मिलेगा। झांसी इसके फेरा में पड़ जाता है ना। तो चलिए, हम ऐसे ही वीडियो में आपको बताते चलेंगे बार बार विस्तार से कि कहां कैसे हुआ। तो आपने देखा सतारा। दूसरा प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहां का शासक था। टीपू सुल्तान कहां का शासक था। ए में अवध, बी में बंगाल, सी में मैसूर और डी में हैदराबाद। तो ये जो था टीपू सुल्तान शासक जो था वो था मैसूर का। कहां का था, मैसूर का। देखो भाई, इसे टीपू सुल्तान इतना मतलब शक्तिशाली सम्राट था वहां का। दक्षिण भारत में जो है कर्नाटक, मैसूर, उसमें मैसूर जो था अलग मतलब के नाम से जाना जाता था इसको। तो मैसूर का शासक था, तो मैंने बहुत शक्तिशाली था और बहुत ही ईमानदार, इसीलिए उसको मतलब कि कहा जाता था, मैसूर में जो टीपू सुल्तान थे उनको कहा जाता था शेर-ए मैसूर, शेर-ए मैसूर के नाम से, मानो मैसूर का शेर कहा जाता था। समझ गए ना। और इन्होंने मतलब कि 1782 ईस्वी से और 1799 ईस्वी तक शासन किया था। कौन, टीपू सुल्तान। कब से कब तक इनका शासन था, 1782 से लेकर 1799 तक। कब से था, एक बार और बोलिए, 1782 से 1799 तक इनका शासन था। इन्हें
शेर मैसूर के नाम से भी जाना जाता था। क्लियर है? चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। मैसूर के साथ अंग्रेजों के कुल कितने युद्ध हुए? मैसूर के साथ अंग्रेजों के कुल कितने युद्ध हुए? ए में 2, बी में 3, सी में 4, डी में 5। तो देखिए इनका 4 युद्ध हुआ था। कितना हुआ था? 4 युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध में तो इनके पिताजी थे हैदर अली, उन्होंने लड़ाई लड़ा था। दूसरा युद्ध हुआ था, उसमें भी हैदर अली थे, लेकिन बीच में उनकी मतलब कि डेथ होती है और फिर बाद में उसी को बढ़ाते हुए फिर टीपू सुल्तान आए। और फिर अंतिम जो 2 गो युद्ध हुआ वो टीपू सुल्तान ने लड़ा था। तो क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है ना? चलिए अब हम देखते हैं कौन था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, श्रीरंगपट्टनम का संधि किस युद्ध के बाद हुई? श्रीरंगपट्टनम का संधि किस युद्ध के बाद हुई? तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि श्रीरंगपट्टनम क्या था। तो मैसूर का राजधानी था श्रीरंगपट्टनम। किसकी राजधानी? मैसूर का राजधानी था श्रीरंगपट्टनम। तो ये कहता है कि श्रीरंगपट्टनम का संधि किस युद्ध के बाद हुई? और संधि माने समझौता, माने अंग्रेज लड़े और टीपू लड़े, तो दोनों के बीच में युद्ध का कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है भाई, और बहुत ज्यादा मतलब कि जान माल की क्षति हो रही है। तो दोनों ने कहा कि चलो भाई संधि कर लो, या जैसे मान लेते हैं कि कोई एक दूसरे पर भारी पड़ने लगा कि अब हार ही जाएंगे, तो ऐसे चलो भाई हारने से ज्यादा है बढ़िया कि चलो संधि कर लेते हैं, है ना। जनता के लिए सुख सुविधा को देख करके और राजा लोग क्या कर लेते थे? संधि कर लेते थे, समझौता कर लेते थे। मान लीजिए कि समझौता, तो क्या हुआ कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ तीसरा, उसमें मतलब कि श्रीरंगपट्टनम का संधि हुआ। किसमें? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। कब हुआ? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। हुआ क्या कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में 18 मार्च 1792, तो 1782 से न थे 1799 तक, तो 18 मार्च 1792 ईस्वी में इनका क्या हो गया? श्रीरंगपट्टनम में इनका संधि होता है। किससे संधि होता है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि होता है। इस संधि के अनुसार टीपू जो सुल्तान थे, उनका लगभग जितना क्षेत्र था उसका आधा हिस्सा देना पड़ गया। किसको देना पड़ गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में 2 और भारत के थे, वो अंग्रेजों को साथ दिया था। एक मतलब कि मराठे थे, उन्होंने साथ दिया, और दूसरा मतलब कि साथ दिया कौन? हैदराबाद का निजाम। तो इन दोनों को भी वो देना पड़ा, अपने क्षेत्र देना पड़ा, और ईस्ट इंडिया कंपनी को भी देना पड़ा। तो बहुत भारी मतलब कि क्षति हुआ था, बहुत इसका नुकसान हुआ टीपू सुल्तान को, उनके स्वाभिमान पर बहुत बड़ा चोट पहुंचा था। तो लेकिन क्या करते? संधि के लिए, और संधि इसी पर हुआ, हस्ताक्षर हुआ कि चलो भाई ठीक है। उन लोगों ने दबाव बनाया कि अपना ये क्षेत्र हमको दे दो, तो कहा कि चलो ठीक है ले लो भाई, है ना, मरता क्या नहीं करता। सो उन्होंने आधा लगभग मतलब कि हिस्सा इन लोगों को देना पड़ गया। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था। क्लियर है ना? चलिए 5वां क्वेश्चन, टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई? टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में ये थे नहीं, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को आगे बढ़ाया, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मतलब कि ये संधि हुआ, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में इनकी मृत्यु, टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हो गई? तो आपका हो जाएगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर हम यहाँ देखेंगे 16वां। 16 लिखा गया है, एक मिनट हाँ तो पढ़े तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था नंबरिंग में। चलिए यहाँ 6,
पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? 1757 में हुआ कि 1761 में हुआ कि 1764 में हुआ कि 1770 में हुआ? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ? तो 1761 में हो गया। कब हुआ? 1761 में हुआ। हम लोग विस्तार से इसको हम लोग समझेंगे पानीपत की लड़ाई के विषय में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, पलासी के युद्ध का मुख्य कारण क्या था? पलासी के युद्ध का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन है व्यापारिक एकाधिकार, बी में ईस्ट इंडियन कंपनी द्वारा किलेबंदी, सी में दस्तक का दुरुपयोग और डी में ए सभी। कौन सा कारण था? तो देखिए ऐसा है कि बंगाल के नवाब के द्वारा अंग्रेजों को एक विशेष अधिकार दिया गया था। कौन सा विशेष अधिकार था? तो व्यापार करने का विशेष अधिकार दिया गया था जिसका नाम था दस्तक। अब दस्तक माने क्या? दस्तक माने समझिए कि परमिट, आजकल जो है ना लोग कहते हैं ना कि परमिट है, परमिट मिला है, ऑल इंडिया परमिट मिला है, तो बिहार का परमिट मिला है, तो इस रोड से इस रोड का परमिट मिला है, मानो उसको पास मिला है कि यहां से यहां तक आप कर सकते हैं। तो परमिट जिसको कहिए, परमिट कहने पर आप लोग ज्यादा समझ जाइएगा, यानी दस्तक, परमिट। तो बंगाल के नवाब के द्वारा अंग्रेजों को एक परमिट दिया गया है। कौन सा? अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया विशेष अधिकार। क्या भाई विशेष अधिकार था? कि आप आइए और हमारे यहां आप अपने सामान को बेचिए, आपको कोई उस सामान पर पैसा नहीं लगेगा, एक्स्ट्रा नहीं लगा, कोई टैक्स वैक्स नहीं लगेगा, आप जितना में कोई सामान लाइएगा और उतना ही पर आप बेचिएगा। इसको ऐसा समझिए कि जब कोई सामान लाता है कहीं पर बेचने के लिए तो हमको भी फायदा होना चाहिए ना, तो फायदा होना चाहिए। तो आपका सामान का दाम मान लेते हैं कि 10 रुपया है, तो हमारा राज्य है तो हम कहेंगे भाई हमारे राज्य में यदि आपको बेचना है तो हम ले लेंगे 4 रुपये आपसे लेंगे। तो कंपनी कहा कि ठीक है भाई हम 4 रुपये आपको देंगे। तो आपका सामान का दाम कितना था जी? 10 रुपया, और हमने कितना लिया? 4 रुपया। तो आपको कितना कॉस्ट पड़ गया? 14 रुपया। तो 14 रुपया और 4 रुपया हमारा मतलब कि राज्य हो जाएगा। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि देखो हम भाई आपके यहाँ आएंगे बेचने के लिए, तो आप जब लोगे हमसे टैक्स तो सामान का दाम तो बढ़ जाएगा ना। जब सामान का दाम बढ़ जाएगा तो लोग कैसे खरीदारी करेंगे? सामान का दाम सस्ता रहेगा तब ना खरीदारी करेंगे, हम आपको टैक्स उक्स देंगे नहीं। अब ऐसे ही बेचारे मतलब कि सब कमजोर हो गए थे, यहाँ अंग्रेज से मतलब कि डर रहे थे, तो उन लोगों ने जबरदस्ती कहा कि ये चलेगा, हम टैक्स वैक्स नहीं देंगे। तो बंगाल के नवाब ने कहा कि चलो भाई कोई बात नहीं है, चलो आप टैक्स नहीं दोगे, आप अपना सामान लाओ और सीधा बेचो, हमको मुनाफा आपसे लेना होना नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि अरे भाई ये तो नियम बना था किसके लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ना। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कुछ व्यक्ति जो थे प्रभावशाली, तो अपना निजी सामान भी लान लान करके अवैसी फ्री में बेच रहे थे। सो मुगल साम्राज्य को, मुगल शासक को क्या हो रहा था? बहुत ज्यादा पैसे की कमी हो रहे थे, उनको टैक्स नहीं जा रहा था। जिसका मतलब कि बंगाल के नवाब ने कहा कि देखो भाई आप तो मतलब कि सामान ऐसे ही लेके बेच ही रहे हो सीधा, हमको उससे कोई फायदा उदा हो नहीं रहा है, लेकिन तुम्हारा जो आदमी भी है ना, निजी आदमी, वो तो ऐसे ही बेच दे रहा है, हम मानेंगे नहीं, क्योंकि हम अपना मतलब कि राज्य कैसे चलाएंगे, तो उसके लिए हमको पैसा चाहिए। तो अंग्रेज लोग माने नहीं, और यही कारण था कि पलासी का युद्ध हुआ था। अरे होगा नहीं युद्ध, सब हाथ ही लीजिएगा तो मतलब बैठल रहेगा, युद्ध तो होवे न करेगा। घर में आप देखते होंगे ना कि कोई भाई है या कोई मतलब क्या है, उसके मतलब कि कोई चीजों को हड़प लेता है या बेईमानी कर लेता है तो युद्ध हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो यहाँ तो देश की बात है, राज्य की बात है। तो यहाँ पर पलासी के युद्ध का मुख्य कारण यही था। तो देखिए आंसर क्या निकल के आया? दस्तक का दुरुपयोग, यानी कि जो परमिट मिला, परमिट का उसने दुरुपयोग किया, और यही कारण था पलासी का
युद्ध का। क्लियर है? तो हम चलते हैं 8वां प्रश्न में। दस्तक का अर्थ क्या था? देखिए आ गया ना, दस्तक का अर्थ क्या था? ए में कर मुक्त व्यापार पास, पास माने क्या चीज? परमिट। तो कर मुक्त व्यापार पास एक प्रकार का कर या भूमि का पट्टा या सेना में भर्ती आदेश। तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा? कर मुक्त व्यापार पास माने व्यापार परमिट माने टैक्स मुक्त, टैक्स मुक्त माने टैक्स देना ही नहीं है ना? तो कर मुक्त व्यापार पास, दस्तक का यही हुआ। ठीक है ना? चलिए 9वां, मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? अंतिम शासक और अंतिम शक्तिशाली शासक में दोनों में फर्क है। प्रश्न को समझिएगा। ये वो प्रश्न करता है कि मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, लेकिन यहाँ प्रश्न में है मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? ए में बाबर, बी में अकबर, सी में औरंगजेब, डी में बहादुर शाह जफर। कौन होगा? आप जानते हैं, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। अंतिम शक्तिशाली शासक औरंगजेब ही था। अब यहां 10 में ये औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? ए में 1700 ईस्वी में, बी में 1707 ईस्वी में, सी में 1717 ईस्वी में, डी में 1720 ईस्वी में। तक कब हुआ था? तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुआ था। तो ये रहा आज का आपका 10 वैसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके लिए बेहद ही काफी आवश्यक है। तो आप मन लगा करके पढ़ते रहिए, ध्यान दीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुई है। यही मेरा आपसे कहना है। धन्यवाद।